नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं इंडियाज वर्ल्ड। मेरे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। जिस समय पे हम बात कर रहे हैं, दुनिया भर में एक बहस छिड़ी हुई है कि अर्थव्यवस्था हर देश की कोविड काल में बहुत नीचे गिरी और उसके बाद हमने ये भी देखा कि अमीर और गरीब का फासला बहुत बढ़ा, बल्कि कुछ अमीर और अमीर हुए, लेकिन जो गरीबी और अमीरी का फासला होता है, जो खाई होती है, वो और बढ़ती गई। और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब लोग गरीबी की बात करते थे, पर हमने जिस तरह की गरीबी देखी इस कोविड काल में, वो शायद पहले हमने देखी नहीं थी, क्योंकि हम वो तस्वीरें भूल नहीं सकते जब भूखे मजदूर, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, वो लंबी कतारों में खड़े रहे, जब खाने के लिए, एक वक्त के खाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती रही, जब एक भूखा बिलखता हुआ बच्चा अपनी मरी हुई माँ को उठाता रहा। तो ये तमाम तस्वीरें जो हमारे सामने आई, वो हमारे जहनों पर छाप छोड़ गई। और उसके बाद ये सवाल उठता है कि जवाहरलाल नेहरू के पहले स्पीच और ट्विस्ट विद डेस्टिनी से लेके अब तक जो हर आंसू पोंछने का वादा था, उसका क्या हुआ? हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? हम कैसे राज्य बनना चाहते हैं? बल्कि दुनिया भर में ये सवाल है कि ये एक टकराव की भी स्थिति है, कल्याणकारी व्यवस्था और फ्री मार्केट के बीच में, वेलफेयर स्टेट वर्सेस फ्री इकोनॉमी। ये तमाम सवाल हैं और ये सवाल उठ रहा है कि हम क्या बनना चाहते हैं? एक महाशक्ति जो हम बन रहे हैं, या उभरती हुई महाशक्ति, तो हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और कहां तक पहुंचे हैं हम? संजय जी, मैं इसी सवाल से पूछना चाहूंगी और आपसे पहले एक मैं कहूं तो अगर ओवरऑल टिप्पणी इस बारे में कि जो ये द्वंद है अभी, या एक रीबैलेंस हो रहा है कि हम किस दिशा में जाएं। हमने देखा कि हेल्थ केयर कितना इंपॉर्टेंट है। तमाम मुल्क जो है वो डिफेंस पर ज्यादा स्पेंड करते थे, पहले खर्च करते थे, पर जो बराबरी है, वो कितनी बड़ी वास्तविकता है, वो कोरोना ने हमें दिखाई है। तो जो एक कल्याणकारी नीतियों पर आधारित अर्थव्यवस्था है बनाम जो मार्केट इकोनॉमी है, उसके बीच का संतुलन कैसे बने? नगमा जी, कोविड का सामना करते करते हमने देखा कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली नंबर 1 अर्थव्यवस्था कितनी लचर और लाचार नजर आई। इतना सारा धन होते हुए, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए कोविड के सामने बिल्कुल लाचार नजर आई। और जितनी ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई, उतनी किसी और देश में नहीं हुई। आप कई चीजों को दोष दे सकते हैं, किस ढंग से कोविड का सामना किया गया, किस ढंग की वहां पॉलिसीज अपनाई गई, वो सब चीजें अपने आप में हैं। लेकिन ये कुछ मूल प्रश्न जरूर पैदा करता है कि देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, तो फायदा क्या है? इवेंचुअली अगर जो राज्य है, जो स्टेट है, वो क्या दे रहा है अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को। और कोविड ने जो सबसे बड़ा एहसास कराया कई देशों को, और इतिहास में ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, कई बार ये घटनाएं हुई हैं। पहली बार फिर से एक ढंग से फिर से एहसास कराया कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो एक नेशन की जो कितना पैसा उसके पास है, कितनी संपत्ति उसके पास है, उससे डिटरमिन नहीं होती है। लेकिन जो असली चीजें हैं, वो वास्तव में आर्थिक संपत्तियां नहीं है, वे सामाजिक संपत्ति है। और सामाजिक संपत्ति क्या है? सबसे बड़ी सामाजिक संपत्ति है एक्सेस टू हेल्थ। स्वास्थ्य सेवा आपकी कितनी सक्षम है, कितने लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं, और कितनी सुचारू ढंग से सोसाइटी चल सकती है, आपकी कितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवा है। दूसरी है शिक्षा। किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, कितने लोगों को शिक्षा मुहैया होती है। तीसरे अगर देखिए, तीसरी चीज है सबके पास रहने के लिए मकान है, घर है, कितना सिक्योर फील करते हैं। तो जो सोशल सिक्योरिटी वाला, जो एक सोशल सेफ्टी नेट, सामाजिक सुरक्षा का दायरा, वो सबसे बड़ी संपत्ति है। उसके आगे जो है कैपिटल बहुत ज्यादा आपको मदद नहीं कर सकता। वो हमने देखा दुनिया के सबसे बड़े देश में। तो लाजमी है कि ये सवाल इस वक्त हर जगह पूछा जा रहा है, और ये पहली बार नहीं है। अगर आप देखें तो 1930 के दशक में जब महामंदी आई थी, तब ये प्रश्न फिर पूछे जाने लगे थे। क्योंकि उसके पहले का दौर भी ये था, जो कि एक बाजार पर बेस्ड उदार आर्थिकवाद की, सब कुछ अगर बाजारों पे छोड़ दो, सब कुछ कैपिटल पे छोड़ दो, सब ठीक ढंग से चलेगा, बाजार सब कुछ स्वयं ठीक कर लेते हैं। वो एक फिलॉसफी चल पड़ी थी, एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म की। उस पर कुठाराघात हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आते आते। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने के बाद जो आपने देखा कि कई सारे जो राज्य आए उसके बाद, जो वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप हुआ और कई देश थे, उन्होंने
वेलफेयर स्टेट की नींव रखी। आपने वेलफेयर स्टेट के बारे में प्रश्न पूछा, वेलफेयर स्टेट आया कहां से? तो ये एहसास कि सिर्फ फ्री मार्केट कैपिटल पर राज्य को नहीं छोड़ा जा सकता और एक स्ट्रांग वेलफेयर स्टेट की जरूरत है, एक स्ट्रांग कल्याणकारी राज्य की जरूरत है, जो कि इन मूलभूत जो सामाजिक सेफ्टी नेट्स हैं, जो सामाजिक संपत्तियां हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में गारंटी दे। उसके बाद हाँ, फ्री मार्केट चल सकता है, फिर सब कुछ चल सकता है। तो ये मैं कहूंगा एक तरह से फिर से वही दौर आया है और दुनिया भर में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आप अमेरिका में देखें, अगर आप यूरोप में देखें, कैसा स्टिमुलस होगा, कितनी सहायता दी जा सकती है, क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाई जाएगी, कई तरह की बातें बार बार आ रही हैं, क्योंकि आज का दौर कई मायने में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर से काफी मायने में भिन्न है। जो आज स्थिति है पहले नहीं है, कई मायनों में आज की स्थिति तब से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तब से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये एक प्रश्न है जो कि हर देश में पूछा जा रहा है और पूछा जाना भी चाहिए कि भविष्य जो है स्टेट का क्या होगा, किस प्रकार की राज्य व्यवस्था, किस प्रकार की आर्थिक प्रणालियां इस दुनिया को आगे बढ़ा सकती है। तो संजय जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर इसको हम अपने देश पर लागू करें और जिस तरह की जो हालत हमने अर्थव्यवस्था की देखी कोरोना के दौर में, या जिस तरह की भुखमरी देखी, या हमने बेरोजगारी देखी और लोगों की कतारें, इमिग्रेंट वर्कर्स, ये तमाम चीजें, और उसके बाद जब बजट आया और हल्ला हुआ कि डिफेंस पर खर्च नहीं किया गया, एक ऐसे समय में जब हम चीन के साथ हमारी बहुत तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई, अब हम डिएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट के दौर में हैं, लेकिन पूर्वी लद्दाख में तनाव महीनों से बना रहा, तब डिफेंस बजट में उतना ज्यादा खर्च हमने बढ़ोतरी नहीं देखी। इसके मुकाबले अगर हेल्थ देखें या फूड सब्सिडी देखें या एजुकेशन देखें, तो वहां पर हमारा खर्च कैसा रहा है? हेल्थ पे हुआ कि कुछ बढ़ा है इस दफा बजट, हालांकि उसमें सैनिटेशन, क्लीन वाटर, ये तमाम चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो ये जो फिक्र उभरी है, क्या वो हमारे बजट में उसको रखा गया है इस मद्देनजर? देखिए, जो बजट पारित हुआ है उसकी दोनों पहलू हैं। कुछ पहलू जो पॉजिटिव हैं, कुछ पहलू जो नेगेटिव हैं। पॉजिटिव में देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई देश आगे तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ है कि साल दर साल बजट की अहमियत कम होती जानी चाहिए। सरकार में जनवरी माह में क्या बजट पेश होता है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव ना बाजार पर पड़ना चाहिए, ना अर्थव्यवस्था पड़ना चाहिए। एक प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी अच्छे तंत्र, अच्छी शासन व्यवस्था के बजट के बारे में। और भारतीय बजट की ये सबसे बड़ी कमजोरी रही है। इस बार हालांकि आप देखें, इसका जो असर हुआ, एक परवर्स लॉजिक है, वह उल्टा रहा। बाजार एकदम कूदा, जैसे बजट आते ही उछल के कूद पड़ा और एक दूसरे डायमेंशन में चला गया। पर वो इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार किसी मायने में एक प्रेडिक्टेबल बजट, कोई नए कर नहीं लगाए गए। ये कुछ नेगेटिव्स, अच्छे नेगेटिव्स थे, कुछ अच्छे बुरे पॉजिटिव भी हैं, कुछ अच्छे नेगेटिव भी हैं। अच्छे नेगेटिव भी, कोई नए कर नहीं लगाए गए। अंदेशा था कि क्योंकि कोविड महामारी से इकॉनमी त्रस्त है, तो कई तरीके के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। जब वो सब नहीं हुआ तो एकदम एक कॉन्फिडेंस बाजार में आया। तो जरूरी है कि आगे आने वाले वर्षों में भी जो बजट्स आए वो इसी प्रकार से आते रहें, जिनमें एक कॉन्फिडेंस दिखे कि हमारी जो नीतियां हैं वो दूरगामी हैं, चाहे टैक्सेशन की हों, चाहे हमारी जो सब्सिडीज के बारे में जो नीतियां हैं। इस बार कई सारी सब्सिडीज को हमने, कई सारी सब्सिडीज को खासतौर पर एफसीआई से रिलेटेड जो हैं, फूड से रिलेटेड जो हैं, उनको अपफ्रंट हमने लाने की कोशिश की। उसी के साथ हाँ, बजट में जैसा होता है कि बजट एक्सरसाइज है जिसमें हेडलाइन ज्यादा देखी जाती हैं, हेडलाइंस पर जोर ज्यादा दिया जाता है, काम पर कम। तो वो सब हुआ। आपने कहा कि हमने हेल्थ पर 127% अपना एक्सपेंडिचर आउटले बढ़ा दिया, वास्तव में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शब्दों के साथ खेला गया, हेल्थ के बजट में नहीं, हेल्थ पर, जिसमें सैनिटेशन भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। वास्तव में अगर हेल्थ को देखें तो उसमें कमी ही आई है। तो वहां मैं आता हूं बजट की जो एक कमजोर नब्ज है जी। इस बजट में जो सबसे कमजोर नब्ज है वो एक ये अजम्पशन है कि हम कोरोना काल से बाहर आ गए हैं और इकॉनमी सीधे वी शेप रिकवरी की तरफ दौड़े चले जा रही है, और बस भारतीय जो इकॉनमी है वो रेस लगा करके सबसे आगे चली जाएगी। काश करे ऐसा हो, काश करे सारे अजम्पशन सही हो और कोविड वास्तव में हम उसको अलविदा कह चुके हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, दो चीजें हैं।
अगर आपके सेकंड या थर्ड फेजेस आते हैं, अगर वैक्सीनेशन में कुछ कमी रहती है, अभी देखिए ये सब नई चीजें हैं, दूसरे कई अन्य देश अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके अलावा जो नुकसान कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था के जिन क्षेत्रों को हुआ है, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, चाहे वो छोटे और मध्यम उद्यमी हैं, उनको जो आघात पहुंचा है वो उससे अभी नहीं उबर पाए हैं, उससे उबरने में उनको टाइम लगेगा। तो ये जो कुछ असम्पशंस हैं, हम एकदम निकल करके आ गए हैं और रेस लगाने के लिए तैयार खड़े हैं, यहाँ पर एक मुझे कमी दिखती है बजट में। इनके बारे में सोच करके कुछ ज्यादा अलाउंसेस के बारे में सोचना जरूरी था। तो यही प्रश्न आ जाता है कि हम वेलफेयर चाह रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि नहीं, ये सब बाजार व्यवस्था ला करके एक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा करके ट्रिकल डाउन हो करके पूरे देश की सारी व्यवस्था एकदम 1 साल में 2 साल में ठीक हो जाएगी। तो इन असम्पशंस में आज 2020 और 21 का जब समय आता है, जब पूरा विश्व एक ऐसे मोड़ पर है जहां ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भविष्य क्या होगा, इकोनॉमी का भविष्य क्या होगा, स्टेट लेड ग्रोथ का भविष्य क्या होगा, कैपिटल लेड ग्रोथ का भविष्य क्या होगा, जब ये प्रश्न सब जगह पूछे जा रहे हैं, तो लाजमी है, अच्छी बात ये होनी चाहिए कि भारत में भी इस पर डिबेट हो और हम पुनः सोचें कि क्या ये एक नया मोड़ है, क्या एक नया मोड़ है जिसमें हमें अपनी पॉलिसीज कुछ हद तक रीथिंक करनी पड़ेंगी, सोशल सेफ्टी नेट्स के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा, कैसे उनको लागू किया जाए, क्योंकि आज पुराना वेलफेयर स्टेट लाने का जमाना नहीं है, हमको नए ढंग से इनके बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। जी जी, और इसलिए वो बात याद आती है जो कहा जाता है कि ओनली अ रियल क्राइसिस, ओनली अ बिग क्राइसिस रियल और परसीव्ड प्रोड्यूसेस रियल चेंज। तो क्या ये वो वक्त आ गया है, क्योंकि क्राइसिस जैसी थी वैसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा, और ये जो पूरी एक डिबेट है बटर वर्सेस गन्स, या भारत के संदर्भ में कहें तो मिसाइल बनाम दाल भात की जो बहस है, वो अपनी जगह उस पे क्या बहस होनी शुरू हुई है भारत में, या चर्चा इस पे हो रही है, ये सोच है इस दिशा में? क्योंकि अगर हम पिछली बार को देखें तो जो डिफेंस बजट था वो 15.5% था ओवरऑल, और जो फूड सब्सिडी वो 6.6 और हेल्थ पे 2.4। तो इस तरह के जो खर्च होते हैं, अब इस पूरे दौर से गुजरने के बाद सोच में बदलाव या इन चीजों पर बहस, ये चीजें क्या झलक रही हैं? देखिए, एक बजट से सब चीजें निश्चित नहीं की जा सकती कि एक बजट पूरे आपका आगे का भविष्य तय करेगा। सच बात तो यह है कि जो इस वर्ष का बजट है बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बनाया गया बजट है, जिसमें जो रूम टू मैन्यूवर है सरकार के पास वो बहुत कम है। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अधिकांश चीजें नहीं कर सकते हैं क्योंकि तंगी, बहुत तंग हाथ से बजट बनाया गया है। तंग हाथ से बजट बना करके उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि हमने इसमें बहुत सारा दे दिया। वास्तव में ऐसा नहीं है। बजट की अपनी सीमाएं हैं, अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, और इस बजट के अपने चैलेंजेस हैं। जैसा मैंने कहा, वो चैलेंजेस आगे आने वाला समय बताएगा कि हम कितने सक्षम होते हैं। लेकिन जो मूल जिस डिबेट की हम बात कर रहे हैं वो इस एक बजट से संबंधित नहीं है। वो जो एक मूल बहस है वो आगे दुनिया में किस ढंग की व्यवस्थाएं लाने की सोच चल रही है, और हम इस बदलती दुनिया में अपने को कैसे एडजस्ट करेंगे, अपनी पॉलिसीज हम कैसे तय करेंगे, उसके बारे में एक डिबेट होना मेरे ख्याल से भारत में आज जरूरी है। क्योंकि जो एक असम्पशन कि फ्री मार्केट इकोनॉमीज लेकर के हम तेजी से दौड़ सकते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आकर के सब कुछ ही क्षण में सही हो जाएगा और अपने आप ट्रिकल डाउन करके जो है सबके हाथ में पैसा पहुंच जाएगा, ऐसा आज हमने होता नहीं देखा है, ना हमने पिछले कुछ वर्षों में होता देखा है। 2008 में इस पूरे असम्पशन की एक तरह से कली खुल गई थी, जैसे कि महामंदी के दौर में 1930 के दशक में खुली थी, वैसी 2000 में इसकी पूरी कली खुल गई। तो इसके बारे में प्रश्न पूरी दुनिया में होने लगे। बिल्कुल। तो यही सोच कि कैसे हम वापस विचार करें कि अगर हम एक बाजार बेस्ड व्यवस्था पर भी आगे चलना चाहते हैं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी पर भी चलना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में पहले एक लचीलापन आए, एक रेजिलियंस आए। अगर हम सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करके वो लचीलापन उसको देने में सक्षम हो पाते हैं, तो हम आगे जो क्राइसिस आती है, चाहे कोविड आ जाए, चाहे एक सेकंड लॉट आए, थर्ड लॉट आए, तो उन क्राइसिस से निपटने में हम अधिक सक्षम होंगे और इस तरीके से एक
बैलेंस्ड मिली जुली एक इकोनॉमी आगे लेकर के बढ़ा सकते हैं। तो ये सोचने की बात है, ये इस बजट का प्रश्न नहीं है, ये हमें कुछ अगले वर्षों तक बहुत गहन रूप से इस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है। देखिए, हेल्थ पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हेल्थ कई मायने में आप बाजार पर नहीं छोड़ सकते। जिन देशों ने छोड़ी है उनको इसका भारी परिणाम देखने को मिला है। यूरोप के कई देश जो है, स्पेशली नॉर्डिक कंट्रीज, वो ज्यादा सक्षम रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसको एक सोशल गुड मान करके कई सालों से इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में निरंतर, जैसा आप कह रहे हैं, कि बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और अपनी पॉलिसीज हमको तय करनी पड़ेगी। जी, हमने देखा कि आपने अमेरिका की चर्चा की है, ब्रिटेन है, उनकी जो वायरस को कंटेन करने की जो भी रणनीति थी वो उतनी कामयाब नहीं हुई उन देशों के मुकाबले, जैसे जर्मनी है या जो दूसरे नॉर्डिक कंट्रीज की आपने बात की। इन तमाम चीज़ों से जिस मार्केट इकोनॉमी की या मार्केट पर आधारित इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, तो उसके अपने फायदे भी हैं और उसकी ज़रूरत भी है, या जिसके कहा जाता है कि वेल्थ क्रिएशन की ज़रूरत है, इसलिए कि लोगों में वो उसको बांटा भी जा सके, अगर बराबरी से बांटने की बात होती है। इसको अगर हम अभी अपने यहाँ जो चल रहे किसान आंदोलन के संदर्भ में देखना चाहें तो सुधार की जरूरत है, लेकिन जिस फ्री इकोनॉमी की बात की जा रही है या जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है कृषि क्षेत्र में, उससे कितना फायदा, उसकी क्या जरूरत, और इसको इस संदर्भ में आप कैसे देख रहे हैं? यही जो बहस एक है कि फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, इस आंदोलन में से कैसे समझें? देखिए, रिफॉर्म्स, कृषि रिफॉर्म्स की तो हम काफी बात कर चुके हैं पिछले 3-4 एपिसोड्स में। कृषि रिफॉर्म को आप लार्जर, जो एक बड़ा रिफॉर्म की बात करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रिफॉर्म्स की गति क्या हो और रिफॉर्म्स को कैसे इस ढंग से लाया जाए, कंसेंसस बना करके, कि लोगों को इसमें अपने हित नजर आए, लोगों को इसमें लाभ नजर आए, फायदे नजर आए। तो रिफॉर्म्स की एक मार्केटिंग होती है, रिफॉर्म्स को मार्केट करने के तरीके होते हैं, ढंग होते हैं। रिफॉर्म्स अगर एक्सेप्ट नहीं होंगे तो उनको ना सिर्फ लागू करना मुश्किल होता है, आप सुनिश्चित करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी उन्हीं रिफॉर्म्स को वापस लाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उससे रिफॉर्म पीछे खिसकता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो रिफॉर्म अवश्य है, चाहे पूरी इकोनॉमी देख लीजिए, चाहे आप कैपिटल मार्केट देख लीजिए, चाहे आप और व्यवस्थाएं देख लीजिए। कई सारे रिफॉर्म्स हमने लाने की कोशिश की है। इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स आए हैं, उसमें भी बड़ा अंदेशा है कि यूनियंस कैसे इसको फेस करती हैं। और कोविड काल में जब कई तरीके के संघर्ष वैसे ही चल रहे हैं, कई स्पॉट्स पर रेजिस्टेंस जो उठता है, जो उठेगा, उसका सामना करना और मुश्किल होता जाता है। तो एक कठिन समय है वास्तव में। अगर कई लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा समय है, रिफॉर्म कर दीजिए, लेकिन समस्या ये है कि अगर ये सोच करके रिफॉर्म किया जाए कि क्योंकि कोविड काल में हमारे हाथ में बाकी ही पावर्स हैं, क्योंकि हम लॉकडाउन इम्पोज कर सकते हैं, हमारा एक स्टेट बड़ा स्ट्रांग होकर के सामने आता है, स्टेट के हाथ में ज्यादा अथॉरिटी आती है कोविड रिस्ट्रिक्शन लगाने के चक्कर में, तो उस चक्कर में अगर रिफॉर्म्स को धक्का मारने की कोशिश करें तो वहां समस्याएं आती है। रिफॉर्म्स के प्रति लोगों का ट्रस्ट बढ़ने की बजाय घटता है, और वो किसी भी रिफॉर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो ये तो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि जो एक गवर्न्ड और गवर्निंग के बीच में एक ट्रस्ट है, वो रिफॉर्म प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए अत्यंत जरूरी होता है, नहीं तो रिफॉर्म को सपोर्ट नहीं मिलता। तो कहीं भी ये अंदेशा नहीं होना चाहिए कि रिफॉर्म्स को इसलिए धक्का दिया जा रहा है क्योंकि इस वक्त उनको करना आसान है, क्योंकि एक अथॉरिटेरियन रिजीम्स की संभावनाएं हैं इस वक्त कोविड के चलते। कई देशों ने किया है, जैसे आप देखते हैं कोविड के अगर आप रिएक्शंस देखें, गवर्नमेंट्स ने कैसे एक्ट किया, लॉकडाउन के कई तरह की चीजें की, तो शासन तंत्र के हाथ में डेफिनेटली कोविड के आने से ज्यादा अधिकार आ गए हैं, ये दुनिया भर में है। और हर डेमोक्रेसी में जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या कोविड आने से, ये प्रश्न अमेरिका में पूछा जा रहा है, ये प्रश्न डेनमार्क में पूछा जा रहा है, हर देश पूछ रहा है प्रश्न कि क्या कोविड आने से प्रजातंत्र का भविष्य संकट में आ गया है? क्या सरकारें और बड़े और वृहद रूप में आकर के अपने नागरिकों के अधिकारों का हनन करने की स्थिति में आ गई हैं? क्या जो चीन का रास्ता है कोविड से लड़ने का, वो रास्ता पूरी दुनिया अपनाने वाली है? तो ये प्रश्न कई नागरिक पूछ रहे हैं, अपनी अपनी सरकारों से पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से हर देश में नागरिक और सरकारों के बीच में जो एक डिस्ट्रस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। ये डिस्ट्रस्ट किसी भी प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है,
लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के जब तक काम नहीं होगा, जो देश एक कम्युनिटी लेड अप्रोच लेकर के काम करेंगे, जिसमें कम्युनिटी लेड अप्रोच बेसिकली है कि आप सबको साथ लेकर के, एक कम्युनिटी को साथ लेकर के, चाहे रिफॉर्म है, चाहे कोरोना के संकट है, चाहे कोरोना के मेजर्स हैं, अभी भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी रिस्ट्रिक्शन लगाने की, लेकिन किस ढंग से लगाए जाएंगे, कैसे लोगों को इसमें एजुकेट करके, उनको साथ लेकर के जब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा तब तक परेशानी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो ये चैलेंजिंग टाइम है सरकारों के लिए, ये आसान टाइम नहीं है। बिल्कुल, और जैसा आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो शासक हैं और जो शासित हैं उनके बीच में विश्वास की कमी सबसे खतरनाक है, और वो स्थिति बहुत जगह देखी जा रही है। एक आखिरी सवाल इसके पहले कि हम इस चर्चा को बंद करें, जिसकी बात आपने पहले अभी की भी, वो ये है कि गारंटीड इनकम जो है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, अब ये उस दौर से बात हो रही है, मार्टिन लूथर किंग ने इसकी बात की और 60 के दशक से इस पे बहस चल रही है कि होनी चाहिए। अमेरिका में हम देख रहे हैं इन दिनों की पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसे लेकर कुछ $500 कुछ 125 परिवारों को दिया जा रहा है और देखा जा रहा है कि ये कैसे मुमकिन है। इसकी बहस ये भी है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी जंग लड़ने की जब पैसे सरकारों के पास होते हैं तो क्यों नहीं लोगों में ये दिया जाए और सबको एक मिडिल क्लास तक लाया जाए। क्या ये एक सही वक्त, और ये सवाल बहुत इस समय वाजिब भी है कि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करना क्या इस वक्त की एक जरूरत है और क्या ये मुमकिन होगा? देखिए, जो ये कैश बेस्ड अप्रोच है कि सबके हाथ में कैश दे दिया जाए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दी जाए, इसके बारे में आर्थर केम्प ने बहुत अच्छे शब्द बोले हैं। ये है वेलफेयर विदाउट द वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याण बिना लोक कल्याणकारी राज्य के। जबकि जरूरत आज एक लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था की है, शासन व्यवस्था की है। सिर्फ यूनिवर्सल बेसिक इनकम से समस्या का समाधान नहीं होता है। देखिए, जहां तक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रश्न है, भारत में इस तरीके का सपोर्ट देने की एक लंबी प्रथा चली आई है। क्योंकि भारत में अगर आप इतिहास देखें अपना, चाहे वो फैमिन रिलीफ वर्क्स हों जो अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे हैं, अंग्रेज क्या, अगर आप देखें तो मुगलों के ज़माने से चले आ रहे हैं, उसके पहले के राजाओं, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सबके ज़माने में फैमिन रिलीफ वर्क्स चलते आते थे और भारत में परंपरा रही है। इसी तरह की नीतियां, अगर मनरेगा को आप देखें, मनरेगा भी एक तरीके की यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम है। उसको लागू किया गया और बात हो रही थी कोविड काल में कि कैसे मनरेगा जैसी स्कीम को अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों के लागू किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी माइग्रेंट क्राइसिस आपने देखी थी। तो उस तरीके की एक यूनिवर्सल इनकम स्कीम जो कि फ्री में पैसा लोगों को नहीं देती है, लेकिन कुछ एसेट्स क्रिएट करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए, ताकि समाज का भी कुछ भला हो, सोसाइटी में कुछ कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। तो उस प्रकार की स्कीम क्या अर्बन एरियाज में लागू करने का समय आ गया है? क्योंकि बहुत, जो आपने सबसे पहले चर्चा की थी एक माइग्रेंट क्राइसिस की थी कि कैसे लेबर भाग भाग के बिना, किस हालत में लोग भागे थे अपने अपने घरों को। तो ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, क्या समय आ गया? इतनी भारी पॉपुलेशन हमारी जो है आज शहरों पर निर्भर है, तो कैसे इस प्रकार की स्कीम्स आनी चाहिए। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम में जो भारत का जो अपना दौर है और जो जहां भारत है, भारत के पास कई और रास्ते हैं उन्हीं चीजों को लागू करने के लिए। दूसरे देश यूबीआई की तरफ से दूसरी ढंग से सोच सकते हैं, लेकिन भारत में ये सोच पुरानी है और इसको अभी कुछ समय के लिए मेरे विचार में बरकरार रखना जरूरी है। इसके बारे में सोचना जरूरी है। मनरेगा के बारे में अलॉटमेंट्स कम हुए, वो मेरे विचार में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त हो सकता है, जैसा मैंने कहा, हम ये अजम्पशन पर अगर चल रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया, तो हो सकता है हम गलती कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा ना हो सकता है हमें फिर इसका सामना करना पड़े। तो ये अलाउंसेस रखना जरूरी होगा और इनके लिए स्थान बनाना भी जरूरी होगा। जी जी, आपने सही कहा। और ये जो वक्त है खास करके इस सवाल पे लोगों को वापस लाता है कि इसकी जरूरत है कि तमाम लोगों के किसी भी माध्यम से, भारत के पास पहले से ही आपने कहा कि बहुत सारे माध्यम है जिसमें वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी चीजों को लागू कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हाथ में पैसे हो, लेकिन ऐसी स्थिति ना उभरे जो हमने कोरोना काल के दौरान देखी, और जब अमीरी गरीबी का फासला जो है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा है। पर इस पर ये चर्चा दोबारा से शुरू हो गई है कि जो पुरानी बहस है, और फ्रीडमैन इसके बारे में कहा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में, क्या ये 2020 जो है ये इन सवालों को वापस जगाता है और इस पर अब चर्चा होने लगी है। तो इस वक्त इंडियाज वर्ल्ड में इस एपिसोड में इतना ही समय है हमारे पास। आपसे हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।
धन्यवाद।